हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में कक्षा 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 हम देख रहे थे और जिस चैप्टर का नाम है पौधे को जानिए, उसमें हम पत्ती से संबंधित पढ़ रहे थे और पत्ती में जो शिरा विन्यास होता है उसके प्रकार के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें हम बताए थे ये जो शिरा विन्यास है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समांतर शिरा विन्यास, एक होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास। आज के हम इस वीडियो में उससे आगे कवर करने वाले हैं, जिसमें कुछ पत्ती के बारे में जानेंगे और पत्ती के बाद पुष्प के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो है स्टोमाटा या फिर रंध्र। स्टोमाटा या रंध्र दोनों एक ही नाम है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये जो स्टोमाटा है वो पत्ती के निचले हिस्सा में पाया जाता है और निचले हिस्सा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत महीन छिद्र होता है और उसी छिद्र को हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो पत्ती का जो सबसे निचली वाला हिस्सा है उसमें छोटे छोटे असंख्य रूप में छिद्र होते हैं, असंख्य संख्या में छिद्र होते हैं, जिसे हम स्टोमाटा या फिर रंध्र का नाम देते हैं। और इसी स्टोमाटा और रंध्र के माध्यम से ये जो पादप है, पौधा जो है, वो गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब जिस गैस की जरूरत होती है उसे ग्रहण करता है और जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको वो गैस के रूप में बाहर निकालता है। तो इसे हम बोलते हैं गैसों का आदान प्रदान। तो अब कौन कौन सा गैस ग्रहण करता है और किस किस को निकालता है? यदि पादप को भोजन बनाना हो तो वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये सब ग्रहण करेगा और भोजन बनाएगा और शरीर में भोजन को एकत्रित कर लेगा। अब पौधा जो है अपने शरीर में भोजन को एकत्रित कर लेगा। वहीं जब जलवाष्प को अपने शरीर से बाहर निकालना हो तो इसी रंध्र के माध्यम से, इसी स्टोमाटा के माध्यम से वो बाहर निकालेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, ये जो स्टोमाटा या रंध्र है, पत्ती के निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। रंध्रों से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 इसी रंध्र से होकर पत्ती में जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होगी तो उसी रंध्र के माध्यम से जाएगी। और साथ ही जब ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन। हाँ, पौधे भी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ही उपयोग में लेता है। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि पौधे जो है खाना बनाने के लिए और श्वसन के लिए दोनों में CO2 का प्रयोग करते हैं। नहीं, CO2 का प्रयोग केवल भोजन बनाने के लिए करता है और सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। देखिए लिखा हुआ है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी रंध्र के द्वारा ही ग्रहण करता है। अब इसके बाद है कि रंध्रों से होकर जलवाष्प भी निकलता है। वो जो रंध्र है, यदि पौधा को आवश्यकता होगा कि अपने शरीर से वो जलवाष्प को बाहर निकाले तो किसके माध्यम से निकालेगा? रंध्र के माध्यम से। और ये जो जलवाष्प निकालने की प्रक्रिया है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए लिखा हुआ है कि रंध्र से होकर जलवाष्प भी निकलता है तथा पौधे से जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और यही सिंपल नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, कोई द्रव है और वो वाष्प में बदल गया तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया पत्ती में होगा, पौधे में होगा, तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन का नाम दे देंगे। अब इसके बाद है पत्ती के कार्य। तो पत्ती का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन बनाना होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना होता है। और भोजन कैसे बनाता है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, तो वायुमंडल से CO2 लेगा और नीचे से जल लेगा, तो फिर वो अपना भोजन बनाएगा। और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है
कि जैसे मान लीजिए ये CO2 वायुमंडल से लिया और नीचे से मिट्टी से जल लिया और प्रकाश की उपस्थिति मतलब HMU, और साथ में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल। तो उसके बाद क्या करेगा, ये ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगा और कुछ मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जल और CO2 प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन बनाता है पौधा, पत्ती, उसे हम प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं। तो पत्ती का मुख्य कार्य भोजन बनाना है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल लेकर पौधा भोजन बनाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और साथ ही ये पत्ती का काम जो है वाष्पोत्सर्जन करना भी है। क्या काम है? वाष्पोत्सर्जन करना। अब इसके बाद आता है पुष्प। तो पुष्प क्या है? तो पुष्प किसी भी पादप का रंगीन हिस्सा है जिसमें पुष्प है, बाद में फल बनता है और उसी फल से फिर से नए कोई पौधे का निर्माण होता है। तो इसका मतलब है ये जो पुष्प है वो पादप का जनन अंग है। कैसा अंग है? जनन अंग। तो देखिए लिखा हुआ है, पुष्प या फूल किसी पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन अंग होता है, सुंदर और रंगीन अंग होता है, तथा पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। इसका मुख्य भाग यानी प्रजनन तंत्र है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा मुख्य भाग है? तो एक है बाह्य दलपुंज, एक है पंखुड़ी, एक है पुंकेसर और एक है स्त्रीकेसर। 4 ऐसा इसमें अंग है जो मुख्य है। अब ये बाह्य दलपुंज क्या है, स्त्रीकेसर क्या है, पुंकेसर क्या है? तो जब कोई पौधा में फूल बनती है, फूल बनने के काल पर होती है तो उसे हम कली कहते हैं। और कली के ऊपर जो चारों तरफ से हरी पत्ती लगी रहती है उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो बाह्य दलपुंज है पुष्प को शुरुआत में जब वो पुष्प बनने वाला है, कली के रूप में है, तो वो रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। देखिए लिखा हुआ है, बाह्य दलपुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र पत्तियां जैसी हरी संरचना होती है जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था मतलब जब फूल बन रहा होता है, कब कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। तो ये जो बाह्य दलपुंज है वो कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। अब इसके बाद है पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर यह एक पतली डंडी जैसी रचना होती है जिसके ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना होती है। पतली डंडी को तंतु कहते हैं तथा कैप्सूल को परागकोश कहा जाता है। और परागकोश के अंदर क्या होता है? पराग बनता है। क्या बनता है? पराग। तो यहां इस इमेज में देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा हो गया, 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 ये सब आपका पुंकेसर कहलाएगा। और पुंकेसर में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कैप्सूल इसमें बोले हैं। क्या बोले हैं? कैप्सूल, जिसे हम परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे? परागकोश। और इसका जो ये वाला डंडी है इसको हम तंतु का नाम दिए। इसका नाम दिए हैं तंतु का। ये जो तंतु है और ये जो परागकोश है ये दोनों आपस में मिल करके, ये जो परागकोश है और ये जो तंतु है ये दोनों मिलकर के पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर। और इस परागकोश में छोटे छोटे कण बनते हैं जो जनन में भाग लेता है, निषेचन में भाग लेता है। उस कण को पराग कण कहते हैं या फिर पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग। तो वही लिखा हुआ है, पतली डंडी को तंतु कहते हैं। ये जो पतली डंडी है इसे तंतु कहते हैं तथा कैप्सूल को, ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल को परागकोश कहा जाता है जिसके अंदर क्या बनता है? पराग बनता है। अब स्त्रीकेसर में 3 हिस्सा होता है। ये जो वर्तिकाग्र है और ये जो वर्तिका है और ये जो अंडाशय है, यानी ये पूरा सम्मिलित रूप से स्त्रीकेसर कहलाता है। ये जो तीनों हिस्सा है ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर कहलाता है। और स्त्रीकेसर का सबसे ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र होता है। स्त्रीकेसर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? वर्तिकाग्र। और ये जो डंटी जैसा संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका। और सबसे नीचे जो फुला हुआ संरचना है उसे हम अंडाशय कहते हैं।
और अंडाशय में अंडप बनता है। ये जो छोटे छोटे हम इस तरीका से किए हुए हैं, ये क्या है? अंडप है। अब इसी अंडप में यहाँ जो परागकण बनेगा, वो परागकण यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा और इस वर्तिकाग्र से वर्तिका तक पहुंचेगा, वर्तिका से अंडाशय तक पहुंचेगा, अंडाशय से अंडप तक पहुंचेगा। वहां जाके निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, फिर वहां से एक नए पादप या पुष्प का निर्माण होगा। तो ये सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। यह पुष्प का एक मादा अंग है। यह एक फ्लास्क जैसी रचना होती है जो पुष्प के बीच में रहती है। ये जो है पुष्प के बीच में रहती है। स्त्री केसर के 3 भाग हैं। स्त्री केसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये लिखा होगा, जिसे अंडाशय पुष्प के 3 भाग होते हैं। सबसे निचला हिस्सा फुला हुआ होता है। सबसे निचला हिस्सा क्या होता है? फुला हुआ। ये जो सबसे निचला हिस्सा है वो फुला हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? अंडाशय, जिसे अंडाशय कहते हैं। तथा अंडाशय में अंडप बनता है। अंडाशय में क्या बनता है? अंडप बनता है। बीज का डंडीनुमा हिस्सा वर्तिका कहलाता है। बीज का जो डंडी नुमा संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। सबसे ऊपर वाली हिस्से को वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, और ये जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर कुछ चिपचिपा जैसा कोई पदार्थ होता है। और ये होता क्यों है? कि किसी कीट और पतंग, जैसे मान लीजिए चिड़िया है, उसको आकर्षित करने के लिए, जिसके माध्यम से यहाँ जो परागकण बनेगा वही परागकण इसके पास पहुंच पाएगा। यदि कीट और कोई दूसरा जीव इसके संपर्क में नहीं आएगा तो यहाँ का परागकण इसके ऊपर स्थानांतरित नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां चिपचिपा पदार्थ होता है। अब उसके बाद है परागन। तो परागन के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश है, इस परागकोश में जो छोटे छोटे कण बनते हैं उसे हम परागकण कहते हैं। किसी भी माध्यम द्वारा यहाँ से परागकण यहाँ आ जाए मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो यह प्रक्रिया परागन कहलाती है। क्योंकि यहाँ तक पहुंच गया, वो अंडाशय तक पहुंचेगा, अंडाशय में अंडप है और दोनों मिलेगा तो निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो उसी को बोला गया है। तो यहाँ परागकोश से वर्तिकाग्र तक, कहां से? परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परागन कहलाता है। और परागन के बाद ही प्रजनन के अगले चरण संपन्न होते हैं। प्रजनन के अगले चरण मतलब निषेचन होती है। निषेचन से नई संतति का निर्माण होता है और इस तरीका से एक नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का जन्म होता है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो अगले वीडियो में 8वें चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।